भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा यानी मार्क्सवाद प्रायः यूनिवर्सिटी कैंपस और बुद्धिजीवियों के बीच ही देखने को मिलती है। पर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर कदम रखते ही लोग इससे प्रभावित तो दूर, परिचित भी नहीं है। शायद इसीलिए कुछ गिने चुने राज्यों के अतिरिक्त भारत के अधिकांश प्रदेशों में कम्युनिज्म के नाम पर कभी वोट नहीं पड़े। पर इससे ये कहना सही नहीं होगा कि भारत की राजनीति में मार्क्सवाद का कोई स्थान नहीं रहा। आइए एक दृष्टि डालें भारत में मार्क्सवाद के इतिहास पर इससे पहले कि हम कम्युनिस्टों के कारनामों की परख करें, पहले संक्षेप में मार्क्सवाद की परिभाषा समझ लेते हैं। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया यह राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां समाज की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी कि अमीर द्वारा गरीब का शोषण नहीं होगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब समाज में ऊंच नीच और वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं रहेगा। सुनने में कितनी आकर्षक और मधुर लगती है यह बात, पर मार्क्सवादियों के अनुसार ऐसे समाज का निर्माण एक हिंसक क्रांति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उनके विचार से शोषक लोग ऐसे आदर्श समाज को बनने से रोकने का हर संभव प्रयास करें। तब स्वाभाविक है कि इस बीच समाज में अमीरों गरीबों के बीच का भेद बढ़ता जाएगा। तब तक एक मार्क्सवादी का कर्तव्य ये बनता है कि वह इस समाज में शांति और सामंजस्य न होने दे और अपना जीवन उस भविष्य की हिंसात्मक युद्ध को साकार करने में लगा दे। आप सोचते होंगे कि यह कैसा सिद्धांत है जो काल्पनिक कल के लिए एक अच्छे भले आज को तबाह करना चाहे। असंख्य चिंतक मार्क्सवादियों से यह प्रश्न पूछते रहे, पर उत्तर में उन्हें गाली गलौज के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। अब वापस देखें भारत की ओर, जहाँ विडंबना देखिए कि मार्क्सवाद को बढ़ावा देने में प्रजा का नहीं बल्कि शासकों का हाथ रहा। स्वतंत्र भारत के पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मार्क्सवाद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारतीय संसद में सोवियत यूनियन के खूनी तानाशाह जोसेफ स्टालिन को भूरी श्रद्धांजलि अर्पित की, यह जानते हुए कि स्टालिन के सीधे आदेशों से लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। रूस में समाजवाद की परियोजना में 1917 से 1959 के बीच ही लगभग 1 करोड़ लोगों की जान की कीमत दी जा चुकी थी। बहरहाल भारत में कम्युनिस्टों की गतिविधियां स्वतंत्रता से पहले से ही घातक साबित होने लगी थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी, पर उनकी बात कोई गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि स्वयं मुस्लिम नेता इस्लामी अहंकार, विशेषाधिकार आदि से ज़्यादा कोई तर्क नहीं जानते थे। उनकी मांग को बौद्धिक आधार देने में कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा हाथ रहा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के संघर्ष को बढ़ाकर उन्हें उम्मीद थी कि मुसलमान उनके वोटर और समर्थक बन जाएंगे। फिर भारत के स्वतंत्र होते ही कम्युनिस्टों ने घोषणा की कि ये आज़ादी झूठी है और भारत में तख्ता पलट का षड्यंत्र रचा। फरवरी 1949 में एक सशस्त्र विद्रोह से इसका प्रयत्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। बाद में भी उनके निर्णय ऐसे ही हानिकारक होते रहे। इसमें प्रायः विदेशी निर्देश, विदेशी धन और साधनों की प्रेरणा भी रहती थी। ब्रिटिश कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रैट, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता रह चुके थे, उन्होंने उल्लेख किया है कि भारतीय कम्युनिस्ट रूस से अवैध रूप से धन लेते रहे थे और यह बात प्रधानमंत्री नेहरू को मालूम थी। फिर भी उन्होंने इसे चलने दिया, क्योंकि वे खुद कम्युनिस्टों से गहरी सहानुभूति रखते थे। सच तो यह है कि जिन भी मुद्दों पर भारतीय कम्युनिस्टों ने आज तक अपनी अकल लगाई, वह सदैव देश के लिए अहितकारी साबित हुए। हाल का सबसे बड़ा उदाहरण राम जन्मभूमि विवाद में उनकी भूमिका है, जब उन्होंने इस मामले में अड़ंगा डालकर मुसलमानों को समझौता करने से रोका। यह सब इसलिए भी चलता रहा क्योंकि स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्टों के पास राजनीतिक बल न होते हुए भी दुर्भाग्यवश शिक्षा नीति और शिक्षा तंत्र में उनकी घुसपैठ मजबूत होती गई। इसीलिए जैसे सोवियत संघ और दूसरे कम्युनिस्ट देशों में इतिहास का मिथ्याकरण किया गया, वैसे ही भारत में भी अकादमिक संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों के माध्यम से कम्युनिस्टों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया और विद्यार्थियों को अपने ही देश की गौरवशाली बौद्धिक विरासत से वंचित कर दिया। इन सब के साथ माओवादी सत्ता के निर्देशानुसार कुछ कम्युनिस्ट भारत विखंडन की राजनीति का षड्यंत्र भी रचते रहे। तो प्रश्न उठता है कि कम्युनिस्टों ने यदि भारत में इतने ओछे काम किए तो फिर भी वे आज तक प्रभावी क्यों हैं? यहाँ मैं प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लेखक
हावर्ड फास्ट की द नेकेड गॉड नामक पुस्तक का सहारा लूँगा। यह पुस्तक उनके लंबे अनुभवों का एक मार्मिक दस्तावेज है। इसमें उन्होंने लिखा था कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बल से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई के प्रयोग से वो ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे ओस से नमक। भारत में शिक्षा नीति में कम्युनिस्ट प्रभाव के कारण वे अनेक बुनियादी सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों में सच को दबाने में सफल रहे, पर इंटरनेट के युग में यह ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा। सत्य सामने आएगा और मार्क्सवादियों की घातक परंपरा का अंत होगा। इस आशा के साथ मैं शंकर शरण अपवार्ड की इस प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।